कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली। बच्चों, हमारा विषय है परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी में। हमारा चल रहा था पाठ 9, पानी निश्चित रूप से कहाँ से आता है। तो उसके विषय में मैंने आपको जानकारी दिया, पानी कहाँ से आता है, कहाँ संचित होता है, पानी का उपयोग कैसा है, वो सारी चीज़ों के बारे में। मानचित्र के थाने अपने मानचित्र जिले के मानचित्र के विषय में बताया, वहाँ पे जो तालाब हैं, जो सागर है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताए। और बच्चों आगे है पेज नंबर देखिए 56 की तरफ आ जाएंगे आप। पेज नंबर 56 में आप देखिए, समान आकार वाली 3 बोतलें आपको लेना है। आकार पानी, ये जो बोतल लोगे आप उसका आकार एक जैसा होना चाहिए। तो समान आकार वाली 3 बोतलें आपने ले लिया और एक बोतल को पानी से क्या करोगे आप, पूर्णतः भर दोगे ना, पूरा पानी से भर दोगे। बोतल में पूरा भर देना है। ऐसा मानो कि इस पूरे पानी का उपयोग करने वाले तुम अकेले ही हो। बात बिल्कुल समझो। हाँ, ये एक उदाहरण दिया जा रहा है आपको समझने के लिए। तो आपने क्या किया कि 3 बोतल लिया, तीनों बोतल का साइज यानी आकार जो है एक जैसा होगा और एक बोतल में आपको पूरा पानी भर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस जो अकेला पानी जिसमें पूरा पानी भरा है, इस पानी का उपयोग केवल आप अकेले अपने लिए ही करोगे, अकेले ही करना है। अतः बोतल का पूरा पानी किसके, तुम्हारे उपयोग में आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये जो पूरा पानी है बोतल का किसके उपयोग में आएगा, तुम्हारे उपयोग में, आपके उपयोग में आएगा, क्योंकि आपको इस पानी का उपयोग करना है। ठीक है, ये पहला हो गया। 3 बोतल में से एक बोतल को आपने पूरा भर दिया पानी और वो बोतल का पानी सिर्फ आपके लिए, आपको ही उपयोग में लाना है। अब दूसरा बोतल देख लेते हैं। देखो चित्र में देखते जाओ। एक पहले चित्र थोड़ा समझा देता हूँ आपको। 1 बोतल, 2 बोतल और 3 बोतल देख रहे हो। तीनों बोतल में क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, उसमें वो बच्चा पानी पी रहा अकेला, भरपूर उसको पानी है। दूसरा तीसरा, आप ये चित्र देख लो तो इससे थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम। अब दूसरी बोतल लिया। ऐसा मानो कि इस बोतल का पूरा पानी तुम्हारी कक्षा का ही कोई अन्य विद्यार्थी उपयोग में लाने वाला है। एक आप तो ला रहे हो और एक कोई विद्यार्थी उस पानी का उपयोग लाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी। अब दूसरी जो बोतल आपने भरा है उसको आपको ऐसा कल्पना करना है, सोचना है कि ये जो उसको पानी जो है 2 समान भाग करना है। ऐसा मानो कि इस बोतल का पूरा पानी तुम्हारी कक्षा का ही कोई अन्य, मतलब दूसरा कोई विद्यार्थी उपयोग में लाने वाला है, मतलब वो भी पिएगा। ठीक है, अब पानी के कितने भाग कर दिया आपने, मतलब एक पूरा बोतल था, उसको उस बोतल का पूरा भरा हुआ जो पानी है उसको, मतलब और अन्य विद्यार्थी पीने वाला, मतलब उसका भाग कितना हो गया, 2 भाग कर दिया आपने, बराबर बराबर। पहला जो बोतल था वो अकेला पूरा भरा हुआ, तो अकेला आपके लिए था। जो दूसरा बोतल है कोई एक और बच्चा पीने वाला है, तो उस पानी का एक पूरे पानी का 2 भाग हो गए, समान भाग हो गए। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया। यानी जो पहले बोतल पूरा पानी भरा हुआ था, आपके लिए पूरा पानी था, पानी कम आ गया कि नहीं, आधा पानी आ गया। यह भी देखो कि यह पानी पहले वाले पानी के अपेक्षा कम था या अधिक। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि पहला पानी आपको अकेले के लिए था, ये पानी 2 जन को समान रूप से बांटा गया, नहीं पानी ये आपको कम ही मिला, पानी कम मिला। अच्छा, अब तीसरी बोतल की बात आ रही है। पहला बोतल समझ गए, अकेला बोतल पूरा पानी आपके लिए। दूसरा बोतल भी भरा है लेकिन वो पानी 2 लोगों के लिए समान रूप से बांटा गया। अब तीसरा बोतल का क्या है, ऐसा मानो कि इस पानी का उपयोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे वर्ग के क्या कर रहे हैं, 4 लोग और आप करोगे, उसमें 4 लोग और पानी पिएंगे। पहले आपके लिए खुद का पानी था, फिर उसके बाद एक और अन्य विद्यार्थी को आपने बुला लिया, अन्य बच्चे को, अपने मित्र को, और उसके बाद तीसरे बोतल में आप पानी का उपयोग करोगे, उसके साथ में 4 बच्चे और करेंगे। समझ रहे हो ना, ध्यान से एकदम समझो। पहले आपने स्वयं के लिए पूरा पानी पिया, दूसरे में क्या किया, उसको 2 भाग में कर दिया समान रूप से। अब जब 4 लोग और आगे पानी पिए और एक आप, कितने लोग हो गए, 5।
अब उस बोतल को आपको 5 रूप से समान भाग करने होंगे ना, फिर समझ रहे हैं। अब बोतल के पानी के 5 समान भाग करने पड़ेंगे, यानी जो पानी आपको पहले भरपूर मात्रा में तो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है कि नहीं। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया, पहले कितना आया था पहले बोतल में, जब पहली बार आप अकेले पिए, जब दूसरी बार अन्य विद्यार्थी को लेकर, अन्य मित्र को लेकर पिए तो कितना पानी आपके हिस्से में आया, और जब 4 बच्चे और पी रहे हैं साथ में तो आपके हिस्से में कितना पानी आया वो देख लीजिए। इस बार पहली तथा दूसरी की अपेक्षा अधिक पानी आया है या कम, कम ही पानी आया ना। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आप विचार करो, ठीक है। पानी की कमी कैसे हुई वो आप इस पर क्या करोगे, विचार करोगे। अब बच्चों अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान से दिए कि राहुल और सगुणा खेलने के बाद जब आने पर हाथ पांव धोते हैं। कहीं भी देखिए जब बाहर आप जाते हो तो जब घर की तरफ आओगे, घर में आओगे तो क्या होता है, बाहर कीटाणु गंदगी कहाँ पैर रखे हो तो आके पैर धोते हो। तो वैसे राहुल और सगुणा भी जब खेल के आते हैं तो अपना हाथ मतलब हाथ पांव धोते हैं। कुछ समय बाद फिर वो पानी पीते हैं, क्योंकि जब आप खेल के आते हो तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ समय के बाद पानी पीना चाहिए। तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, हाथ पैर धोने के बाद थोड़ी देर के बाद पानी पीते हैं। और प्रतिदिन वो क्या करते हैं, सवेरे स्नान करते हैं, स्नान करते हैं यानी नहाते हैं, और भोजन के बाद थाली कटोरी धोते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। मैं ये नहीं खाना खा लिए तो ऐसी कैसे रखा है, अपना थाली कटोरी क्या करते हो, धोते हैं। कौन, राहुल और सगुणा खेलते हैं, खेलने के बाद आने के बाद हाथ पाँव धोते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद पानी पीते हैं, फिर मतलब रोज़ सवेरे नहाते भी हैं, और भोजन करने के बाद खाली कटोरी को धोते हैं थाली। अब अधिक परंतु ऐसा करते समय अधिक पानी का उपयोग करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। हाथ पे धोने जाएंगे अधिक पानी का उपयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बर्तन जो थाली और कटोरी जो है धोते हैं उसमें भी मतलब वो अधिक पानी का उपयोग करते हैं। तब माँ उनसे क्या हुई, नाराज़ हो गई। कैसे, अब थाली बर्तन धो रहे हैं उसके ऊपर पानी चालू करके ही रखते होंगे और अपना बर्तन धोते होंगे, इस पर क्या हुई, माँ जो थी नाराज़ हो गई। और उनके सामने प्रश्न यह था कि पानी को सावधानी से उपयोग किस प्रकार किया जाए। अब माँ नाराज़ हो गई, तो अब वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि माँ तो, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं कि हाँ अपना खाना खाए तो थाली और कटोरी को धो दिए, कि हाँ, और बाहर से आते हैं तो अपना हाथ मुंह धो, मतलब हाथ पैर धो लिए। तो लेकिन इसके बाद भी माँ नाराज़ क्यों है, और इसका मतलब माँ नाराज़ है नहीं, हम पानी हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं, तो हम ये कैसे कम कर सकते हैं। पानी का सावधानी उपयोग करने के लिए तुम उन लोगों को कौन कौन सी अच्छी आदतों बताओगे वो बताना है। तो इसमें तो आप समझ गए, तो आपको यह कैसे आप कर सकते हो ये आप सोच लीजिए। अब इसी ध्यान रखना है, क्या, बरसात के पानी का संग्रह करें। तो बरसात का पानी संग्रह यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना। बरसात के पानी का, अब वही देखो जो ये क्या था, राहुल और सगुणा, उनको कैसा था कि बर्तन धोते समय पानी का उपयोग, हाथ पैर धोते समय एक मतलब पानी का एक सीमित रूप से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन सा है। विश्व यानी पूरा संसार में, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह कौन सा है बच्चों, मौसिन राम। कौन सा है बच्चों, मौसिन राम, लिखा है ना, मौसिन राम। कौन सा जगह है, मौसिन राम। और दूसरा कौन सा है, चेरापूंजी। ये दो जो नाम मैंने आपको बताए वो विश्व में यानी पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बरसात होने वाली जगह हैं। ये स्थान भारत में ही हैं, बात समझो अच्छे से। विश्व में मतलब ये विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो स्थान पे होती हैं वो भारत में है, और उस जगह का नाम क्या है, मौसिन राम और चेरापूंजी। आगे समझ बात। परंतु गर्मी में वहाँ भी पानी की कमी हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, मतलब वहाँ पे पानी बरसात बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जब गर्मी आती है तो वहाँ पे भी पानी कमी हो जाती है। अब ये जब वहाँ पे पानी कमी हो जाती है तो जहाँ पे बरसात उस जगह से कम जगह स्थान पे बारिश हो रही है, तो वहाँ पे समझो गर्मी के समय में कितना पानी कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमें पानी का गलत उपयोग करना चाहिए क्या, नहीं। परंतु गर्मी में वहाँ भी पानी कमी हो जाती है, तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। महाराष्ट्र में कौन सा जगह है, कोंकण, कोंकण में भी ऐसा होता है। बरसात के पानी का वहाँ संग्रह
करने के पर्याप्त उपाय न करना ही उसका कारण है। कोकण में बारिश होती, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि बरसात का जो पानी होता है, जब आप भरपूर मात्रा में आप उसको संग्रह करके नहीं रखोगे तो गर्मी के समय हमें पानी की कमी होगी, बराबर। क्योंकि हमारे पास जहाँ ये नदी, तालाब, झील, झरने जो भी हैं वो पानी संग्रह करने का स्थान है, लेकिन वो पानी संग्रह का एक ही स्रोत उनका बरसात। तो बरसात में हमें पानी संग्रह करना बहुत ज़रूरी होता है। बरसात के पानी का संग्रह करने के पर्याप्त उपाय न करना ही इसका कारण है। यदि बरसात के पानी का संग्रह किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब अगर बारिश हो रही है, अब जैसे मौसम आप चेरापूंजी की बात मैंने बताया, वहाँ बारिश बहुत हो रही है, लेकिन बारिश बहुत होती है इसका मतलब पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि गर्मी भी बढ़ती है। जहाँ बारिश ज़्यादा होता है ना बच्चों, वहाँ गर्मी भी होती है। तो जब वहाँ पे उस पानी का संग्रह नहीं करके रखा जाएगा तो गर्मी के समय में वहाँ पानी कमी होगी। इसका ये नहीं कि बारिश ज़्यादा हो रही तो वहाँ पानी की कमी नहीं होगी। अब आगे देखो, थोड़ा सा आपको दिमाग लाना है कि यदि बरसात के जल का संग्रह करें तो बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर बरसात के पानी मतलब जल का संग्रह करें तो बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बारिश के पानी का उपयोग मतलब इकट्ठा करके आप उसका उपयोग कर सकते हो। बरसात के पानी का संग्रह तुम कैसे करोगे? ठीक है, अब बरसात के पानी का संग्रह कैसे करोगे बताओ? जैसे देखिए ये कुआं है कि नहीं, छोटे छोटे मतलब गड्ढे को तालाब है, उसके बाद जैसे अपने घर के ऊपर मतलब एक टाकी जैसा बना दो, हाँ, उस पर जाली लगा दो, तो उसमें पानी कैसा होगा, बरसात पानी उसमें गिरेगा, फिर उस पानी को कैसा होता है फिल्टर करते हुए अपना शुद्ध करते हुए उस पानी का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब नदी का पानी का उपयोग करते ही ना, तो वो पानी, नदी का पानी का जो उपयोग करते हैं वो भी तो बरसात का ही पानी रहता है, उसका उपयोग होता है ना, वहाँ इकट्ठा होता है, वैसे ही करना चाहिए। अच्छा, तुम केवल मनुष्य को ही पूरे पानी का उपयोग करने लगे तो अन्य सजीवों का क्या होगा बताओ? जैसे मनुष्य केवल अपने लिए यूज़ करता है, तो क्या पशु है, पक्षी हैं, जंगली प्राणी है, आपको बताया था पिछले पार्ट में भी, जंगली प्राणी वो भी पानी जो नदी पानी की आवश्यकता में बचाया था। तो पनघट पे आते हैं ना जंगली प्राणी, पानी पीने के लिए आते हैं, बराबर है, वहाँ पे चरने के लिए आते हैं, गाय भैंस वगैरह भी आती हैं। तो बच्चों वो आते हैं, उन्हें पानी लगता है। और दूसरी बात क्या हो, वनस्पतियों को भी तो पानी लगता है ना, उनको भी तो पानी दिया जाता है ना। तो अगर मनुष्य ही केवल अपने लिए पानी का उपयोग करे लेंगे तो सजीव के और अन्य सजीव क्या करेंगे? तो वो भी तो सूख जाएंगे। और जब देखिए सब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, अवलंबित होते हैं। वनस्पतियाँ नहीं रहेंगी तो फिर आप भी नहीं रहोगे, और प्राणी और सब में एक दूसरे पे परास्वावलंबी रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप क्या ये जानते हो कि अधिक दूरी वाले कुएं, तालाब पानी की टंकी से घर तक पानी लाने के लिए नल मार्ग का उपयोग करते हैं। ये तो आप जानते ही हो कि जैसे जहाँ पे कुआं ज़्यादा दूर है, तालाब दूर है, हाँ, और तो वहाँ से पानी लाने के लिए, अब वहाँ से पानी लेके आना, तो और कितना पानी का उपयोग होता है, कितना उतना पानी ला सकते हैं। तो अधिक दूर वाले कुएं, तालाब पानी की टंकी से घर तक, पानी की टंकी से घर तक लाने के लिए, पानी लाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पाइप, जो नहीं होता पाइप, वहाँ से पाइप लगा के पानी के द्वारा, पाइप के द्वारा यानी नल का उपयोग करते हैं, नल मार्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर पानी के टैंकर से भी पानी लाया जाता है। जैसे नहीं, कभी कभी कैसा होता है, नल में पानी जब आपके आता नहीं है, हाँ, पानी कम हो जाता है, तो टैंकर होता है ना, जैसे गाड़ी होती देखो, उसमें पूरा पानी भरा रहता है, तो उसमें अंदर पाइप लगा रहता है। तो जब वहाँ पे आपके यहाँ आएंगे तो चालू करेंगे तो वहाँ से लोग आके अपना बाल्टी में पानी भर भर के अपने घर लेके जाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो टैंकर से पानी लाया जाता है। अब टैंकर से पानी भी कहाँ भरते हैं? वही नदी, तालाब जहाँ पे है, ऐसे जहाँ पे पानी संग्रह करके रखा रहता है, वो उसमें टंकी भरा जाएगा, और टंकी से पानी आपके मतलब जब पानी कमी होती है तो वहाँ लाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट, मतलब पानी के विषय में मैंने बता दिया कि संग्रह कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और पानी को मतलब कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें आप इस पार्ट से बिल्कुल तरह से समझ गए। अब ये होता है कि इस पार्ट में हमने ये सीखा क्या, पढ़ा क्या, इस पार्ट में हमने क्या समझा?
तो हमें मिलने वाला पूरा पानी किसके द्वारा मिलता है? बरसात द्वारा होता है। यानी अर्थात बच्चों, ये जो हमें पूरा पानी मिलता है इसका एक ही स्रोत है, सिर्फ बरसात। तो बरसात द्वारा हमें पानी मिलता है और बरसात के कारण ही क्या होता है? नदी, तालाब, झरने इत्यादि बनते हैं, यानी निर्मित होते हैं। जो बरसात के पानी के द्वारा ही ये सब नदी, तालाब, झरने ये सब निर्मित होते बनते हैं। नदी का उद्गम, अब नदी कहाँ से निकलती है? नदी का उद्गम कैसा होता है? नदी का उद्गम होता है पहाड़ी जैसे स्थानों से होता है। पहाड़, अब देखो, अब बताता हूँ आपको कि नदी बन कैसे जाती हैं। पहाड़ी होता है, अब जैसे ऊंचाई से जब पानी गिरता है नीचे बच्चों, जैसे आप एक सिंपल देखिए, जैसे आपके घर पर छत है, पतरा है या जो छत है, तो उस पर बारिश होती है, पानी वहाँ पे जमता है, तो पानी कैसा होता है? फोर्स के साथ नीचे ज़मीन पे आता है, नीचे तो नीचे आता है, तो ऊपर से ज़ोर से गिरता है, तो वहाँ पे कैसे थोड़ा होल, छेद जैसा बन जाता है, ठीक है। तो जब उतने ऊंचाई से 10-12 फुट से होने के बाद भी वहाँ पे एक गहराई बन जाती है, बराबर है। तो वैसे ही जब पहाड़ी क्षेत्रों से पानी का फोर्स एकदम ज़ोर से पानी जब ज़मीन के पास नीचे आता है, नीचे की तरफ, वहाँ पे क्या होता है? गड्ढे हो जाते हैं, और गड्ढे होने के बाद वहाँ पे पानी संचित हो जाता है और फिर वहाँ पानी बनने लगता है, तो उसका जो विस्तृत आकार ले देता है वो नदी की तरह बन जाता है। तो नदी का उद्गम मतलब ऐसी बनती नदी भी, बराबर, जैसे जैसे स्थान से होता है, तेज वो ढाल की ओर बहती है। तो मैंने ये आपको पहले बता दिया, नदी का उद्गम पहाड़ी जैसे ऊंचे स्थान से होता है तथा वह ढाल की ओर बहती है। और वर्षा के जल का संग्रह करना हमें क्या है? आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न है, संक्षेप में देखना, उत्तर लिखना है। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? बराबर है, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है बताओ, सोचो और बताइए कि आपके घर में, जो आपके घर में पानी है, जो आप नहाते हो, बर्तन धोते हो, जो सारी क्रियाएं करते हो, तो पानी कहाँ से आता है? तो हमें पानी वह कहाँ से आता है? एक तो बरसात में जब संचित हुआ पानी, कैसा, टंकी से हम जब जमा कर लेते हैं, वो पानी टंकी के द्वारा हमारे नल से घर में आता है, बराबर है। समझ रहे हो ना? तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? नल से आता है, नल से आता है, नल से पानी कहाँ से आता है? जैसे ऊपर टाँकी लगी हुई है ना, वहाँ से पाइप के द्वारा आपके घर में आता है। और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका जहाँ रहते हो आप जिस क्षेत्र में, तो वहाँ से पाइप के द्वारा आपके मतलब पानी वहाँ आता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नदी, कुएँ, झरने, तालाब को पानी किससे मिलता है? तो नदी, कुएँ, तालाब का पानी, मैंने बताया पानी सब एक ही स्रोत है, बरसात का पानी, तो उन्हें बरसात से मिलता है। तीसरा है, यदि बरसात के पानी का संग्रह न किया जाए तो क्या होगा? अगर बरसात का पानी का संग्रह न किया जाए तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, बराबर है, पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये सब है। तो ये मैंने आपको सारांश बताया, इसको आप जो पाठ पढ़ाया उसे आप उधर समझिए और इसका उत्तर व्यवस्थित ढंग से आप अपनी कॉपी में लिखिए। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया हूँ, उसके बाद मैं इसका उत्तर आपको लिख कर मतलब आपको भेजूँगा, बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।